हेलो क्लास, स्वागत है आपका एसडीआई ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको हिंदी भाषा में पाठ 7 समास पढ़ाने जा रही हूँ। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो समास होते हैं वह कारक चिन्हों पर भी आधारित होते हैं। तो कारक चिन्ह पे कब आधारित होते हैं वह मैं अभी आपको समझाऊंगी। सबसे पहले समास की परिभाषा को समझिए। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। फिर से इसको समझिए, क्या है समास? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसके बाद समस्त पद। समस्त पद क्या कहलाता है बच्चों? अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद अर्थात समास से युक्त पद कहते हैं। जैसे कमल के समान नयन, ये पूरा वाक्यांश है आपका। कमल के समान नयन अर्थात कमल नयन। तो कमल नयन हम किसे कहते हैं? विष्णु भगवान जी को कहते हैं। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास। अब इसके बाद है समास विग्रह। ये स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे उसकी परिभाषा को समझा। इसके बाद हमने समस्त पद किसे कहते हैं, क्योंकि अगर कोई एक पूरा पद दिया हुआ है और उसमें से पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है, जब आप समस्त पद को पहचानना सीख जाएंगे तभी आप समास को पहचानेंगे। ठीक है। इसके बाद है समास विग्रह। समस्त पदों को अलग करना या समासिक शब्दों से के बीच संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे माता पिता, समास विग्रह किया इसका हमने, तो क्या आया? माता और पिता। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपके जो पाठ्यक्रम है इसमें समास कितने प्रकार के बता गए हैं। तो सबसे पहले आपके समास के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो 6 प्रकार? सबसे पहला आपका समास है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। इसके बाद दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसके बाद तीसरा है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। इसके बाद है आपका चौथे में आपका है द्विगु समास, द्विगु समास। इसके बाद पांचवा आपका है द्वंद्व समास। छठवां है बहुव्रीहि समास। अब जो आपने समास के कितने प्रकार पढ़े? समास के आपके में 6 प्रकार हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास और पांचवा द्वंद्व समास, छठवां बहुव्रीहि समास। अब इन समास को हम कैसे पहचानेंगे? अब पहले ये समझिए आप। अव्ययी भाव समास आपको मालूम होना चाहिए। जब हम समासिक शब्द करते हैं तो उनको हम क्या, पूर्व पद और द्वितीय पद होता है। लेकिन अव्ययी भाव समास में क्या होगा? अव्ययी भाव समास वे समास कहलाते हैं जिनका पूर्व पद के क्या होता है? अव्यय शब्द जुड़ा हुआ होता है मूल शब्द में। अव्ययी भाव समास में बच्चों क्या है? फिर से इसको समझिए। अव्ययी भाव समास वे समास कहलाते हैं जिनमें जो उनका प्रथम पद है उसमें अव्यय शब्द जुड़ा हो। जैसे हमने इसका उदाहरण बताएंगे, यथाशक्ति, यथा
शक्ति। तो जो ये यथा शब्द है आपका, ये अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, अगर उन्हें हम तोड़ते भी हैं तो उनका कोई सार्थक अर्थ हमें प्राप्त नहीं होता। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो मूल शब्द के आगे आपका अव्यय शब्द जुड़ा होगा तो ऐसे समास अव्ययभाव समास होगा, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन और दिनों दिन। इस प्रकार से जितने भी उदाहरण आएंगे वो ये आपके अव्ययभाव समास में होंगे। इसके बाद दूसरा आपका है तत्पुरुष समास। बच्चों जो ये समास है इसमें पहचानने में क्या, क्योंकि इसमें आपके कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, तब आप इसको पहचान सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ पूछेंगे कि इसमें कौन सा समास है, तो आप साधारणतः बता देंगे कि इसमें तत्पुरुष समास है। परंतु मैंने अगर पूछा कि जैसे कटफोड़ा, कटफोड़ा, अब आपसे पूछा जाए कि इस शब्द में कौन सा समास है, तो आप कैसे पहचानेंगे? जब आप इसका पहले समास विग्रह करेंगे तो कट अलग करेंगे और फोड़ा अलग, अर्थात काट मीन्स लकड़ी, काट को फोड़ने वाला। तो यहाँ पर आपको बीच में इसका कौन सा चिन्ह आया? आपका को, अर्थात लकड़ी को फोड़ने वाला, कटफोड़ा हो गया। तो इसमें को चिन्ह आया, कर्ता ने कर को, तो द्वितीय अर्थात कर्म कारक, इसमें कर्म तत्पुरुष होगा। सबसे पहले बच्चों ये चीज ध्यान रखें, तत्पुरुष समास में प्रथमा और संबोधन जो चिन्ह होते हैं, जो कारक होता है, उसको हटा दिया जाता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय और सप्तमी तक कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, परंतु प्रथमा और संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। तो आपके द्वितीय से सप्तमी तक जो आते हैं कारक चिन्ह, वो किसके अंतर्गत आते हैं? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। आप जैसे कहते हैं आपसे, इसी का एक और उदाहरण समझिए, राजपुत्र, राजपुत्र, इसका हमने समास विग्रह किया तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। तो यहाँ पर पिता और पुत्र का संबंध दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर हमें क्या हुआ? कारक चिन्ह हुआ, अर्थात संबंध कारक। तो इसमें कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इस तरीके से आपको तत्पुरुष समास को बहुत ही गहनता पूर्वक समझना होगा। अब इसके बाद बच्चों आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि जब प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता को बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे काला सर्प, सर्प तो आपका मूल शब्द है ही, सर्प आपका मूल शब्द है, लेकिन सर्प की विशेषता क्या बता रहा है? ये आपको काला, कि सांप कैसा है? काला है। तो ऐसे शब्द जो आपके द्वितीय पद का जो विशेषता को बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इसका एक और उदाहरण समझ लीजिए, जैसे आपका हो गया अधमरा, व्यक्ति जो है वह कैसा है? अधमरा हुआ है। उन्हें जैसे सड़क पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, व्यक्ति पूछता है वह ठीक है या नहीं, तो आप क्या आंसर देंगे? अगर वो सही है तो आप बोलोगे हाँ भी वो जिंदा है, लेकिन वह बहुत बुरी तरीके से घायल है, अर्थात अधमरा है। तो इसको ये मरा शब्द तो है, लेकिन कैसा है? आधा मरा हुआ। तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। इसके बाद आपका कर्मधारय समास के बाद जो है समास, वो है द्विगु समास। तो बच्चों द्विगु समास को समझने के लिए एक सबसे सरल तरीका है कि संख्या पूर्वे द्विगु, जो समास से आपका शब्द है उसमें प्रारंभ में संख्या आए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? संख्या पूर्वे द्विगु, अर्थात जिस शब्द में प्रथम पद संख्या बोधक हो उसमें क्या होगा? द्विगु समास होगा। जैसे हम आपसे कहें त्रिलोक, ठीक है, लोक आपका मूल शब्द है, त्रि आपका संख्या सूचक है, अर्थात त्रि माने क्या होता है बच्चों? तीन। त्रि माने क्या होता है?
तीन अर्थात तीन लोगों का समूह, अर्थात संख्या के साथ समूह भी हमें जहां पर ज्ञात होता है वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास। लेकिन एक चीज याद रखें कि द्विगु समास में संख्या तो आती है, जैसे त्रिलोक हो गया, चौराहा हो गया, तो चार रास्ताओं का समूह, उसमें भी आपका द्विगु समास हो गया। लेकिन इस ऐसे शब्द, फिर से समझिएगा, ऐसे शब्द जिनमें संख्या के साथ समूह आए और वो दोनों ही प्रधान हो परंतु किसी में तीसरे अर्थ की प्राप्ति ना हो, तो ऐसे संख्यावाची शब्दों में ही द्विगु समास होगा। लेकिन जब संख्या के साथ समूह भी और लेकिन हमें कोई तीसरे अर्थ की प्राप्ति हो तो उसमें द्विगु समास नहीं होगा। जैसे अबादित में हम यहाँ पर कह दें 10 आनन, 10 आनन मैंने कहा, आनन अर्थात सिर और 10 आपकी संख्या हो गई, तो आप तुरंत टिक कर दोगे यार ये तो द्विगु समास हो गया। नहीं, इसमें आपका 10 आनन अर्थात 10 सिरों वाला आपका तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, तो 10 सिरों वाला कौन हो जाएगा? दशानन अर्थात रावण। तो ये कौन सा समास हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास। इसमें संख्या है, समूह है, परंतु अर्थ हमें तीसरे का प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसमें द्विगु समास नहीं होगा। अब इसके बाद है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बच्चों होता है कि जब हम, आपने योजक चिन्ह पढ़ा होगा, योजक चिन्ह आपका इस तरीके से लगाया जाता है, जिन शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह प्राप्त होता है, बहुत सरल तरीके से मैं आपको समास की मतलब जो ये समास इनको पहचानना बता रही हूँ, इसको ध्यान से समझें। द्वंद्व समास में अगर योजक चिन्ह नहीं है और जब हम दो शब्दों को बोलते हुए हमें बीच में, उन दोनों शब्दों के बीच में और शब्द की प्राप्ति होती है, संस्कृत में 4 शब्द होता है, हिंदी में और, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? ये शब्द द्वंद्व समास में आते हैं। जैसे हमने बोला माता पिता, हमने क्या बोला बच्चों? माता पिता, ठीक है, इसमें आपको ये योजक चिन्ह मिला। अब क्या हो जाएगा? माता और पिता। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको ये योजक चिन्ह भी प्राप्त नहीं होता, जैसे हम कहें राम लक्ष्मण भरत, ठीक, इसमें कहीं हमने योजक चिन्ह लगाया? नहीं लगाया। हमने इसमें आपका जो अर्धविराम का है वो भी चिन्ह नहीं लगाया, तो क्या होगा? राम लक्ष्मण और भरत। क्यों? क्योंकि उनका जो समूह हमारा जो एक साथ हमको दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें हमें और की प्राप्ति, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना राम लक्ष्मण भरत, नहीं, राम लक्ष्मण और भरत। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। अब बात आती है बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास हम कैसे पहचानेंगे, इसकी परिभाषा क्या है? तो सबसे सरल परिभाषा बच्चों समझिए, बहुब्रीहि समास वे समास कहलाते हैं जिनमें प्रथम और द्वितीय पद, समासिक पद हुआ, ये प्रथम पद कहलाता है और ये द्वितीय पद कहलाता है। जैसे दशानन में भी ये आपका प्रथम हो गया, ये द्वितीय, पूर्व और उत्तर या पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद भी कह सकते हैं, प्रथम और द्वितीय पद भी कह सकते हैं। तो बहुब्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय पद दोनों प्रधान ना होकर के, प्रथम और द्वितीय पद दोनों प्रधान ना होकर के हमें किसी तीसरे अर्थ की प्राप्ति होती है, तो ऐसे समास बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे कि अभी आपने 10 आनन, गजानन, अर्थात गजानन में क्या हो जाएगा? गज के समान है जिसका मुख, गज के समान है जिसका मुख, अर्थात क्या होगा बच्चों? अर्थात आपके गणेश जी, उनका मुख किसके समान है? गज अर्थात हाथी के समान है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? आपका बहुब्रीहि। अब एक चीज और बच्चों, ये तो आपके पूरे समास हो गए। जैसे हम कहें श्वेतांबर, ठीक है, कुछ इनमें अबादित शब्द भी होते हैं। श्वेतांबर तो कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ये इन दोनों में ही आ सकता है। कैसे पहचानते हैं? हम इनको विग्रह के माध्यम से पहचानते हैं और अधिकतर विग्रह दिया हुआ होता है। जैसे कहा जाए श्वेतांबर, अंबर मीन्स वस्त्र, यहाँ पर ये अंबर है, अंबर मीन्स वस्त्र
और श्वेत मीन्स सफेद। वस्त्र कैसे है? सफेद है। तो यहाँ पर अगर श्वेतांबर विग्रह करके दिया जाए तो वस्त्रों की यहाँ विशेषता बता रहे हैं, वस्त्र कैसे है? सफेद है। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। परंतु अगर कहा जाए श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र जिसके, श्वेत है वस्त्र जिसके अर्थात ब्रह्मा जी, तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो बच्चों ये तो अभी इतना आपको जो कठिन है इस तरीके से आपके में अभी नहीं पूछा जाएगा, परंतु ये चीज आपको अभी से अपने मस्तिष्क में बैठानी होगी कि हमारे कुछ अबाधित शब्द भी होते हैं जो हमारे बहुव्रीहि समास में भी और कर्मधारय समास में भी होते हैं, तो उन्हें हमें पहचानने के लिए हमें विग्रह दिया जाता है जिसके माध्यम से हम समास को पहचानते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। आशा करती हूँ कि आपको समास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों आपका दिन मंगलमय हो।